ये जो हम अगले 10 मिनट में पढ़ने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, एग्जाम में लिख लीजिएगा, नहीं आए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे इन सब बातों की, तो छह वो कौन से प्रिंसिपल है, ज्यादा हम उस पर बात नहीं करेंगे और सीधे छह प्रिंसिपल्स पे आते हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो कौन से छह वो प्रिंसिपल हैं। ये छह प्रिंसिपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छह प्रिंसिपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडेम्निटी की बात अभी हम कर चुके हैं कि इंडेम्निटी यानी कि कोई क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। सबरोगेशन का क्लॉज होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए। ठीक है, ये छह हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे हम, वन बाय वन पढ़ेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे विद एग्जाम्पल। कुछ बुक में भी दिए हुए, कुछ हम भी अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से जो एग्जाम्पल बताते हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो है सबसे पहले अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखिए इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने। आप लोगों ने, कई लोगों ने अपना इंश्योरेंस कराया होगा और मैं गारंटी देता हूँ 95% लोगों ने जब इंश्योरेंस अपना कराया था उस समय पर केवल साइन किए थे, और बाकी लोगों ने क्या किया था, अपना नाम पता भर दिया था तो साइन किए थे। लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस फॉर्म को आधा भरने के बाद पूरा भरा ही नहीं। एजेंट ने आपसे कह दिया इसको मैं भर लूंगा। अब वो क्या भरता है, कुछ टिक मार्क होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्या आप स्मोकिंग करते हैं, क्या आप ड्रिंक करते हैं, क्या आपको कभी हार्ट अटैक आया था, क्या आप किसी एक्सीडेंट से मेट हुए थे, क्या आप कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, क्या आप, ऐसी ऐसी चीजें, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्या करता है, एक इंश्योरेंस आपको मिल जाए उस हिसाब से टिक मारता है। जैसे क्या आपका एक्सीडेंट हुआ, नो लिख देगा वो। आप अल्कोहल लेते हैं, नो लिख देगा। स्मोकिंग करते हैं, नो लिख देगा। ठीक है, और उससे क्या है कि आपका क्लेम बन जाएगा। लेकिन जब आपके साथ कोई मिसफॉर्चुनेट होता है, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग होती है और आप जाते हैं कंपनी के पास अपना क्लेम लेने, जब अपना क्लेम लेने जाते हैं तो वहां कंपनी कहती है कि नहीं, पड़ोसियों ने तो बताया आप रोजाना पीते थे रात को, 3-4 दिन तो आप घर के बाहर गिरे पड़े मिले। तो उसमें क्या होता है, यानी आपने झूठ बोला। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। और ये एक वर्ड याद कर लो, इसमें से पक्का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। क्या होगा वो, इस वर्ड को लिखेगा और वो इनमें से लिख देगा इनका मतलब क्या है। तो ये क्या है, अब्रीमी फिडेई। ये फिडेलिटी मतलब एक तो विश्वास जैसा वर्ड है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब ऐसा एक विश्वास जिसको माना ही जाना है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये पॉजिटिव ड्यूटी होती है किसकी, वॉलंटरली टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली एंड फुली ऑल फैक्ट्स मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड। अभी मैंने जितने एग्जांपल दिए आप समझ गए होंगे, ये उन्हीं एग्जांपल की बात कर रहा है कि सबको आपको बहुत क्लियरली बता के रखना है। क्लियर हो गया। आगे, non-disclosure of any material fact may be unintentional on the part of the insured. Even so, such a contract is rendered voidable. voidable का मतलब समझ लीजिए, यहाँ टेक्निकल भाषा में voidable का मतलब है अमान्य, जिसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, void हो गया वो। ठीक हो गया। एट द इंश्योरेंस ऑफिसर इट कैन रेफ्यूज एनी कंपनसेशन। बिल्कुल जो बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी वही वर्ड टू वर्ड आ रही है, देखिए। An application for life and health insurance is the applicant's proposal to the insurer for protection and is the beginning of the policy contract। और ये सारी कहानी जो है, एप्लीकेशन जो प्रपोजल होता है उसी से सारी कहानी शुरू होती है, आपका पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है। ठीक है, आगे, द प्रपोज्ड इंश्योर इज रिक्वायर्ड टू गिव एक्यूरेट आंसर्स। देखिए थोड़ा सा स्लो हो सकती है क्लास, लेकिन आप सुन लेंगे। उसका एक तरीका और है, जब ये वीडियो पूरा हो जाता है, जब तक आपके लिए लाइव रहता है, तब आप उसकी स्पीड बढ़ा ली 1.5 के लिए, उसमें बहुत जल्दी जल्दी बोलता है वो, तो आप रिवीजन करने के लिए आसान रहता है। ऐसी जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनको पता है कि अगर वो स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी सुन लेंगे उस चीज को। ठीक है,
क्वेश्चन इन द एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री। अभी वो कई बार पूछता है कि भैया आपके परिवार में किसी को हार्ट डिजीज तो नहीं है, एजेंट नो है या नहीं उसे नहीं पता, ठीक है। हैबिट्स, एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है, बहुत रिस्की तो नहीं है, पता लगा वो ड्राइवर है उसने लिख दिया फार्मर है, ठीक है। अब ड्राइवर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर है तो लॉन्ग रूट में चलता है तो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इन फोर्स का मतलब उसमें लागू है। एंड अदर एप्लीकेशंस फॉर इशुएंस दैट अर्लियर द आइदर आर पेंडिंग और हैव बीन पोस्टपोन टू रिफ्यूज एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी को पोस्टपोन किया जाए या रिफ्यूज किया जाए, वो चीज़ों को आपको छुपाना नहीं है। एनी कंसीलमेंट, देखो कंसील माने होता है छुपाना, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इज कंसिडर्ड इंटेंशनल। इन दिस केस ऑल्सो पॉलिसी इज कंसिडर्ड वॉइड। वॉइड का मतलब नहीं, खत्म। ये टेक्निकल लीगल है, जब हम थर्ड पेपर पढ़ेंगे तो बहुत आएगा। द इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर अमाउंट टू फ्रॉड एंड अनइंटेंशनल डिस्क्लोजर अमाउंट्स टू ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अमान्य करार दिया जा सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, अगर इतना समझ में आ गया है तो ये अतुल कामले जी बोल रहे हैं बुक नॉट रीडेबल। आप अपना जो उसका पी होता है बढ़ा दीजिए, आपने हो सकता है 144 पी पे देख रहे हो आप उसको, आप उसके पी बढ़ा दीजिए सेटिंग में जा करके 720 या 480 कर देंगे मेरे, क्योंकि मेरे बगल में चल रहा है सिस्टम और उसमें मैं ये सब कुछ देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल रीडेबल है। मैं 480 पी पे देख रहा हूँ, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वो करिए, और बाकी है तो अपनी बुक को आप रेफर करिए, ठीक। बुक सबके पास होगी। चलो, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्लोजर इन लाइफ इंश्योरेंस। अब क्या है, कौन कौन से डिस्क्लोजर, देखो क्वेश्चन बनाएगा, आउट ऑफ दीज डिस्क्लोजर विच आर नॉट रेलिवेंट या विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलता है सबसे पहले, एज झूठी नहीं बतानी है, इनकम, हेल्थ, रेजिडेंस, फैमिली डिटेल, ऑक्यूपेशन, प्लान ऑफ इंश्योरेंस, कौन सा प्लान ले रहे हैं आप, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जनरल इंश्योरेंस, मटीरियल फैक्ट, अब आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई और उसमें आपने बताया नहीं कि ये मिट्टी की बनी है और आपने लिखवा दिया वहाँ सीमेंट की बनी है, ठीक है। टू द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कार मतलब व्हीकल भी प्रॉपर्टी है, सच एज ईयर ऑफ मेक, यूसेज, मॉडल। अब देखो यूसेज आ गया, आपने इंश्योरेंस कराया गाड़ी का, उसमें लिख दिया हमारा पर्सनल यूज है और आप प्राइवेट यूज वैसे यूज कर रहे हैं कि पब्लिक कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत आने वाली है आपको। सीटिंग कैपेसिटी 4 की थी, आप रोजाना 8 लोगों को बैठा के ले आते हैं। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द मरीन इंश्योरेंस में तो बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी में नॉट ऑलवेज बी इन ए पोजिशन टू इंस्पेक्ट द शिप। अब आपका शिप जाता रहता तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी जाके शिप नहीं कर पा रही है, तो लेकिन आप जो बता रहे हैं उसी के आधार पर कर दे रही है। एट द पोर्ट फिजिकली एंड इट रिलाइज सोलली ऑन द फैक्ट प्रोवाइडेड। देखो बार बार इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो आप इंश्योर्ड है जो बंदा, वो जो इंफॉर्मेशन है उसी को सच मान रही है। हेंस इट इज इम्पेरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द, ठीक है। तो ये बात है कि वॉलेंटली जो ऑल फैक्ट हैं वो आपको क्या करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं, सही सही करने हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ हमारा द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसको मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, अबरेमी, अबेरी फिडेई, ठीक है, लैटिन वर्ड्स होते हैं। चलो, अब आ गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसके बारे में पहले बेसिक बात को बताता हूँ। देखो इसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, जैसा आप लोग करते आए थे। क्या क्लियर होंगी, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट सबसे पहले आपके पास आके बोलता है साहब इतने पैसे दीजिए और इतना मिलेगा, जब आप ये पॉलिसी पूरी होगी तो 15 लाख रुपए मिलेगा। तो वो आपके माइंड को डेविएट करता है, किस बात के लिए, वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट, अरे इन्वेस्टमेंट करने के तो और 36 तरीके हैं। यानी आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो इंश्योरेंस होना चाहिए, और ऐसा कोई भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंश्योरेंस है ही नहीं, सिर्फ वो कहे जी आप 10,000 रुपये पर मंथ देते जाओ, हम साल में जो है इतना आपको मैच्योरिटी पे देंगे, ठीक है, और उसमें इंश्योरेंस की बात नहीं करता। तो इंश्योरेंस होना चाहिए बिल्कुल,
तो क्या बात करते हैं, लीगल राइट टू एंश्योर अराइजिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ बिटवीन द इंश्योर्ड एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। बात समझ में आई कि राइट टू इंश्योर, लीगल राइट टू इंश्योर, और ऐसी एक फाइनेंशियल रिलेशन है जिसमें इंश्योर्ड और जो जिस मामले का इंश्योर, सब्जेक्ट मैटर, किस मामले का इंश्योरेंस है वो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिंपली मीन्स राइट टू इंश्योर, मतलब उस चीज को इंश्योर करने का अधिकार होना चाहिए। आगे देखिए, द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव ए पिक्यूनरी और मॉनेटरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच ही हैज टू इंश्योर, यानी उससे उसका कुछ लगाव भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस अंडर ए फायर पॉलिसी कैन बी ए बिल्डिंग। अब फायर पॉलिसी ले ली उसने, तो किस चीज की फायर पॉलिसी, बिल्डिंग की, स्टॉक की, मशीनरी की, और अंडर ए लायबिलिटी पॉलिसी इट कैन बी पर्सनल लीगल लायबिलिटी फॉर इंजरी और डैमेज असिप इन मैरी। तो ये सारी चीजें क्या बोल रहा है कि कोई सब्जेक्ट मैटर, किस चीज का इंश्योरेंस हो रहा है, लाइफ का हो रहा है, हेल्थ का हो रहा, मोटर का हो रहा, मरीन का हो रहा, वही बोला इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप पॉलिसी क्यों ले रहे हैं, किसी चीज के फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए। एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी मस्ट रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस टू द पॉलिसी होल्डर। ओनली द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज सेट टू एग्जिस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट नॉर्मली arises out of ownership where the insured is the owner of the subject matter of insurance such as car or वो क्या है, वो जो उसका मालिक होना चाहिए। In a life insurance context, insurable interest is deemed to exist in the case of certain relationship based on sentiment। आप देखो यहाँ पे क्या है, इस वाली लाइन को फिर देखिए, in a life insurance context insurable interest is deemed to exist in the case of certain relationship based on sentiment। अब देखो सेंटीमेंट क्या है कि आप जो इंश्योरेंस करा रहे हैं उनके साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसके बदले में जो कुछ मिलेगा तो उससे पीछे वालों का जो गुजारा होगा, तो वो कुछ सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट नो कॉन्ट्रैक्ट इज इंश्योरेंस। तो क्या है कि कोई इंश्योरेंस का अगर इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंश्योरेंस की बात ज़्यादा गौर नहीं हो रही है, तो वो नहीं होगा। ये हमारा था सेकंड नंबर प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए कई बार जब क्लास चलती है तो जब हम जैसे अभी कोई लाइव अगर ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करेगा, उसमें हमारी एक लाइन सुनेगा, वो ये कहेगा अरे ये तो मुझे पता है। लेकिन जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता है कि क्लास खत्म होने के बाद उनको क्या मिलता है। अगर आपको 5 बातें भी हर क्लास से नई पता लगती है, न्यू, तो आप डेफिनेटली क्लास का बेनिफिट ले रहे हैं, और 5 से ज़्यादा मिलती है तो बहुत ही बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक किताब पढ़ी नहीं, तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो है ही। अब तो 1 महीना रह गया, 1 महीने बाद एग्जाम है। ठीक है, चलो अगला आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब आ गया तीसरी बात, क्या, क्षतिपूर्ति। कुछ नुकसान भी तो होना चाहिए तभी तो डिक्शनरी मीनिंग इंडेमनिटी इज द प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ द सिक्योरिटी अगेंस्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Indemnity may be referred to as a mechanism by which insurer provide the financial compensation in attempt to the place of insured in the same pecuniary position after the loss as enjoyed just before it। किसी चीज का लॉस होने से पहले जो उसका मजा ले रहा था, उस चीज के खत्म होने के बाद भी वो उसका मजा ले। अब मजा क्या, फाइनेंशियल कंपनसेशन। ठीक है, अब जैसे मान लिया आपने गाड़ी खरीद ली और आप रोज सुबह देख के बड़े खुश हो जाते हैं उससे। ठीक है, अब आप कहोगे साहब कंपनी को कि मेरी गाड़ी चोरी, और जो मेरे को रोजाना सुबह खुशी मिलती थी वो नहीं मिल रही, उसका भी पैसा दो। ना ना ना, उसका नहीं, फाइनेंशियल लॉस बस। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ देम द टर्म इंडेमनिटी इज मेकिंग गुड द लॉस, मतलब उस लॉस को भरपाई करना, गुड लॉस को अच्छा करना। ऑन द हैपनिंग ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट फॉर विच the insurance policy is taken up,
द इंश्योर्ड शुड बी रिप्लेनिस्ड। अब ये रिप्लेनिश क्या वर्ड होता है? रिप्लेनिश, आपको पता है कि आपके वहाँ पे जो एटीएम मशीन होती है उसमें जो कैसेट होती है, तो आप बोल रहे हैं कैश रिप्लेनिश कर रहे हैं, वो कैश जो खत्म हो गया उसको डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपका लॉस हो गया यानी प्रॉफिट होना बंद हो गया, उस प्रॉफिट को दोबारा ला रहे हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब क्या बोलता है यहाँ पे देखो, एक लाइन बोलिए, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और आगे देखिए, इंडेमनिटी मेयरली मीन्स टू टेक टू मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एंड टू पुट हिम ऑन हर, हिम और हर का मतलब उसको या उसको, लड़की या लड़का, ठीक है, बैक इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन एज ही सी वाज बिफोर द अकरेंस ऑफ द, ऐसी कोई पोजीशन पे दोबारा ले आना जैसी वो उसके लॉस होने से पहले थी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ऑल्सो एम्स टू कंट्रोल मोरल हैजार्ड। इट इज पॉसिबल that insured may try to secure the maximum amount through dubious and unfair means। अब देखो ये बात आ गई, उसकी जो है गाड़ी थी, उसने क्या करा, उस गाड़ी को का इंजन निकाल लिया, टायर निकाल लिया और एक पहाड़ी से उसको गिरा दिया और उसको ऐसा कर दिया कि उसको लगा कहाँ गया, कुछ दिख रहा, तो इंश्योरेंस से जाएगा ठीक है, ये गाड़ी थी, ये टूट टूट के इधर उधर चली गई, हो गया इंजन कहीं चला गया, दिख नहीं रहा, पानी में डूब गया, क्या हुआ। तो ये कह रहा है ड्यूबियस एंड अनफेयर मीन्स का कोई वो नहीं होना चाहिए। क्या है, जैसे इसमें इसमें 3 पॉइंट है, ये जो ड्यूबियस एंड अनफेयर मीन्स है क्या, कई लोग करते हैं ना, इंश्योरेंस करा करके भी फायदा कमाना चाहते हैं। डेलिबरेटली inflict loss upon the property to seek compensation, अपने आप जानबूझ के नुकसान करना। आपकी गाड़ी है, पता लगा उसमें इंटरनल कोई ऐसा खराब हो गया जो कई बार सही करा रही है, हो ही नहीं रही सही, आप उससे छुटकारा पाना चाहते, तो आपने इतनी जोर से उसकी टक्कर मारी, सब डैमेज हो गया, तो आपको फुल कंपनसेशन बोलते हैं ना, पूरा कंप्लीट 100% कंपनसेशन, कि गाड़ी खत्म हो गई को वो किसी काम की नहीं रही, तो उसे पूरा पैसा मिलता है। तो वो कई बार लोग कराने की कोशिश करते हैं। रिजॉर्ट टू एक्सग्रेटिंग द लॉस, अपने जो जो लॉस हो रहे हैं, जो लॉस और किसी कारण से हो रहे हैं, उसको लॉस दिखा करके उन लॉसों को पा लेना। ठीक है, मेक फॉल्स क्लेम, झूठा क्लेम करना, जी गाड़ी चुर गई, पता लगा गाड़ी गांव में कोई चला रहा उसका भैया और गाड़ी चुर गई, ये सब कुछ हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 3 चीजें आती हैं ड्यूबियस एंड अनफेयर मीन्स में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक लाइन पे दोबारा मैं आ रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, भाई ये भी तो लाइफ इंश्योरेंस है, तो कहता है ऐसा इंश्योरेंस जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है आपका, नेचुरल डेथ वाला नहीं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर लाइफ का, तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, तो वही जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कवर में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत सिंपल सा दिया हुआ इसने, शायद जो मैंने दिया होगा वही होगा। क्या हुआ देखो, उसने कहा कि 3 साल पहले कोई 10 लाख में रेस्टोरेंट खरीदा था, अब उसने क्या है 8 लाख का उसका इंश्योरेंस करा लिया। He had bought the fire insurance worth 8 lakh, which is the written down value of the insured property. His restaurant caught fire and he suffered a loss of कितने, अब उसने क्या करा 8 लाख का इंश्योरेंस करा लिया और 6 लाख का उसे नुकसान हुआ। The amount of compensation to be paid by the insurance company, क्या बोलता है, sum assured, कितने का सम इंश्योर्ड कराया उसने, 8 का, कितने का था टोटल माल, 10 का। ठीक है, अब उसका 6 लाख का नुकसान है, उसे पूरा 6 नहीं मिलेगा, इसको देख लो, ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, सीआईबी में भी आता है ये क्वेश्चन। तो 10 की ओरिजिनल वैल्यू पे कराया कितने का, 8 का, तो उसने लगभग जो कराया उसने 4/5 पार्ट, या आप कह दो कि 80% इंश्योरेंस कराया उसने एक तरह से,
यानी प्रीमियम 80% के हिसाब से थी, तो 6 लाख का अगर लॉस होगा तो उसको 6 लाख का 80% ही क्लेम मिलेगा, तो वो कितना होगा, दैट विल बी 480 480। हाँ, लकी बख्शी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस में फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, ठीक है भाई, उसको जिंदा थोड़ी कर सकते हो। फाइनेंशियल लॉस को आप वापस क्षतिपूर्ति, शुरू में भी हमने बताया कि इंडेमनिटी किस चीज की, फाइनेंशियल लॉस की, ठीक है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको खुशी होती थी, वो खुशी नहीं मिल रही है अब, तो उसका कोई कंपनसेशन, वो कोई इंडेमनिटी में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। देखो ये बिल्कुल आप समझ लो, कई बार ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आज इस क्लास में लोग बैठे हुए, जरा मुझे बोलना कितने लोगों ने आज ये वर्ड पहली बार सुना है, जरा मुझे लिखिए यस यस यस। इसमें मतलब वाली बात नहीं है कि हम कहेंगे मजाक करेंगे आपकी, नहीं, बस कि हाँ आज ये पहली बार मैंने ये वर्ड सुना, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। आप देखो क्या है इसमें, इसको एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। मिस्टर किशोर was on his way to office his car when it was hit behind a lorry। एक लॉरी वाले ने एक कार को क्या कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है। आप एक कार से जा रहे थे और इधर जो है आपका एक लॉरी वाला आ रहा था पीछे से, और उसने क्या करा, आपको, आपकी गाड़ी को हिट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, और लॉरी ड्राइवर जो थे यहाँ पे बैठे हुए, ये क्या थे, ड्रंक थे। क्या कहते हैं, ड्रंक, पिए हुए थे, ठीक है। अब मिस्टर किशोर ने तो अपना क्लेम कंपनसेट किया कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से। उसने कहा कि साहब मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ 5 लाख का, कंपनी ने 5 लाख रुपए दे दिए। अब आप आगे सुनिएगा, अब कंपनी तो यही कंपनसेशन देती रहेगी लोगों को, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, अब उसको पकड़ा, किसको, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। द इंश्योरर, इंश्योरर माने कंपनी, इन टर्न कैन स्यू, स्यू माने कोर्ट खींच लेना, लॉरी ओनर, लॉरी के ओनर को। अब उसने ड्राइवर पे क्यों नहीं केस किया, क्यों, क्योंकि यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है प्रिंसिपल एजेंट वाला। कौन सा वाला, प्रिंसिपल, ये PAL वाला है, PLE वाला नहीं, प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला। क्लियर है, चलो। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ जिनको आज सबरोगेशन का मीनिंग मालूम हो जाए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, गुड। जिन्होंने यस लिखा हुआ है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखते रहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब होता है कि अपनी जो पहले देखो सुनो, अच्छा चलो मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर कंपनी ना होती, तो कंपनी ना होती तो ये इसको कोर्ट खींचता, कार वाला, अगर उसका इंश्योरेंस हो तो कार वाला पकड़ लेता, भाई मेरे को पैसे दे तभी जा आगे, नहीं देगा तो वो कोर्ट चला जाएगा, ठीक है, पुलिस में शिकायत करेगा। अब इसने कहा यार इससे कौन लड़ाई झगड़ा करे, उसने 5 लाख का इंश्योरेंस क्लेम किया, मिल गया। लेकिन इसकी जो गलती है, इसकी गलती, ठीक है। अब देखो सब्रोगेशन मींस द रीएस्ट्यूशन, रीएस्ट्यूशन, ठीक है, ऑफ द राइट्स ऑफ एन इंश्योर्ड इन फेवर ऑफ द इंश्योरर। यानी जो एश्योर्ड, जिसको हमने वो दे रखी है, सांत्वना दे रखी है, उसके राइट ट्रांसफर हो जा रहे हैं उस पर, कहां पर, दोबारा से उसको मिल जा रहा है, उसके राइट उसको मिल जा रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द सब्रोगेशन, द इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर्स द राइट ऑफ द इंश्योर्ड टू sue the third party to compensate for its negligence or loss inflicted upon when it indemnifies the insured for the loss। यानी इंडेमनीफाइड का मतलब, जब ये 5 लाख रुपए इसको दे देगी कंपनी, तभी कंपनी जो होगी इसके अगेंस्ट में केस कर सकती है। मैंने यहाँ पे एक बात बोली, वो कंपनी मालिक को क्यों कर रहा है, क्योंकि जो ड्राइवर हैं, वो जो ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर इसके एजेंट हैं उस कंपनी के, तो वो क्या करेगी, क्योंकि जिसकी गाड़ी है उसको, मालिक को,
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सबरेगेशन एक तरह से उस पावर को वो करना है। लक्की जी बोल रहे हैं करे कोई भरे कोई, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। तो लक्की जी ने बहुत सही बोला, करे कोई भरे कोई है। पर ये करे कोई भरे कोई को सही करना, करे कोई भरे कोई तो हो गया, ड्राइवर ने गलती करी और कंपनी ने पैसा दिया, उसका अगला एक्शन है ये। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन जो है करे कोई भरे कोई का अगला, उसका करेक्शन है, सुधार है। ठीक है, चलो गुड। चलिए अब आ गए हम 5वें नंबर पे, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या आ गए हम? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, कंट्रीब्यूशन इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर, इंश्योरर माने हमेशा ध्यान रखना कंपनी, to call upon others similarly but not necessarily equally liable to the same insured to share the cost of indemnity payment। अब यहां क्या कह रहा है कि जो आप जितने हिस्से का पेमेंट कर रहे हैं उतने हिस्से का ही आपको वो मिलेगा। कैसे? देखो, दिस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इनेबल्स द टोटल क्लेम टू बी शेयर्ड इन फेयर वे, the amount of total compensation or indemnity provided to the insured by all the insurers should be not exceed the amount of loss। तो पहली बात जो है यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, all the insurers। कई बार क्या होता है, देखो सुनो, आपने क्या करा, अपने मकान का इंश्योरेंस 1 2 3 कंपनियों से करा लिया और अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, आप तीनों कंपनी में फाइल कर दिया आपने, कंपनी आएगी सर्वे करेगी, ठीक है, तीनों कंपनी ने 3-3 लाख दे दिया और पता लगा कुल लॉस ही 3 लाख का हुआ था, तो तीनों कंपनी शेयर करेंगी। कई बार कई लोग क्या करते हैं, 1-1 करोड़ के 10 लोगों से इंश्योरेंस करा लेते हैं, सोचते हैं मतलब 10 करोड़ का इंश्योरेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, और वो कभी भी लॉस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो 3 लाख का लॉस बता रहे हैं हम और 9 लाख रुपए मिल जाए, ऐसा हो सकता है? तो नहीं कहता, ये नहीं करना भैया। ठीक है, इन केस ऑफ वन इंश्योरर indemnifies the insured in full, the insurance company concerned can claim the share of compensation from other insurance company। समझे क्या बोला? कि अगर किसी कंपनी ने, पहली कंपनी ने 3 लाख रुपए दे दिए, पता लगा वो और कंपनियां देने वाली हैं, तो वो उन पे क्लेम डाल देगा कि भैया मैंने तीनों कंपनियों का खुद ही दे दिया पेमेंट, 3 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, तो वो बराबर शेयर, बराबर शेयर का मतलब क्या हुआ, वो 1 लाख किसी और से लेगा, 1 लाख किसी और से, तो अपने आप 2 आ गए वापस उसके पास, यानी 3 में से 1 और 1 आ गया, यानी अब कितना ले 1, तो 1 तो उसने खुद दे दिया और 1-1 लाख रुपए दूसरी कंपनियों से आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर ये करना चाहूंगा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और जो ऊपर एक प्रिंसिपल था उसमें आप कंफ्यूज मत करना बिल्कुल। ये वाले पे प्रिंसिपल है इंडेमनिटी। ठीक है, इसमें क्या था केस कि ज्यादा का माल था, कम का इंश्योरेंस कराया था, ये इसका उल्टा है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में 3 का माल था, 9 का इंश्योरेंस कराया, लेकिन अलग अलग कंपनी से। तो यहां थोड़ा सा आप वो देख लेना। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। इसमें एक लाइन लिखिए, वेयर देयर आर 2 इंश्योरेंस कवरिंग द एसेट इक्वली, इन केस ऑफ द लॉस ईच हैज टू कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द कंपल्स। ठीक है, तो वो जिस रेशियो में कंपनियों ने उसको कवर किया हुआ है उसी रेशियो में उसको मिलेगा, कभी भी एक क्लेम के कहीं होता। जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस में अक्सर ऐसा होता है, कोई आदमी तो उसमें क्या होता है, ओरिजिनल बिल ले लेते हैं, तो आप दूसरी कंपनी में कैसे क्लेम करेंगे? ठीक है, अच्छा, रेस्टिट्यूशन मीन्स 420 होता है, देखते हैं जरा रेस्टिट्यूशन हमारा जो ऊपर आया था। सब्रोगेशन मीन्स द restitution of the right of an insured in favor of the, नहीं ये तो बात जम नहीं रही कुछ, पता नहीं किस संदर्भ में कह रहे हैं, चलो छोड़ो क्या करें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इसको समझ लो। प्रॉक्सिमेट
मतलब कहते हैं कि बिल्कुल असली कारण, कॉज, कॉज माने कारण, क्या बोलता है, इट इज नॉट द लेटेस्ट बट द डायरेक्ट डोमिनेंट ऑपरेटिव एंड एफिशिएंट कॉज। देखो ये ध्यान है, लेटेस्ट का मतलब, लेटेस्ट का मतलब जो दिख रहा है। जैसे मान लिया एक गाड़ी आई और गाड़ी ने आपको ठोक दिया, ठीक है, अब आप गाड़ी पे केस कर रहे हैं, या ऐसे कह लीजिए कि एक आदमी आ रहा भागते हुए और आप पे गिर गया और आपको चोट लग गई, तो आपको तो लगा कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो आदमी कहेगा कि पीछे क्या हो गया था जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो क्या देखो, तो कहता है लेट, नॉट द लेटेस्ट, जो दिख रहा है वो नहीं, बाकी डायरेक्ट डोमिनेंट ऑपरेटिव, ये वन क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने सामने, प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स, उसमें लिखा जाएगा क्या, डायरेक्ट, लेटेस्ट, डोमिनेंट, ऑपरेटिव। तो आप कौन सा हटाएंगे, लेटेस्ट हटा देंगे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अला, that must be regarded as proximate. The term proximate cause literally means the nearest cause or direct cause. In insurance parlance, it relates to the immediate cause of the mishap which resulted the loss. किस immediate, क्या ऐसा कौन सी चीज है जो जिसकी वजह से ये बात हुई। अब ये if a person bought an fire insurance, अब देखो सुनो, his house protection will be from the loss caused by fire which may be have resulted from the source of mentioned the, अब उसने कहा कि किस कारण से, अब फायर में लिखा, उसने लिखा एलपीजी सिलेंडर की फायर लिखा, शॉर्ट सर्किट की लिखा, दो कारणों से उसने इंश्योरेंस ले लिया। पता लगा घर में दिवाली के पटाखे रखे थे और पटाखों में आग लगी और घर में आग लग गई, तो आपको नहीं मिलेगा क्लेम। In case of the fire occurs from any source other than that of mention in the policy, the insurer is not liable to compensate the insurance. Clear हो गया बिल्कुल। For example, if a person insured will protect the fire occurring due to the electric short circuit and the fire occurs किसने, एलपीजी से, तो ये वही वाली बात हो गई कि जिसके लिए किया था उसी से होना चाहिए। इन दिस केस ओनली द फायर वाज कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट वुड बी लॉस कवर्ड, तो एलपीजी वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए 6 प्रिंसिपल है, लेकिन अगर अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्लेम किसी एक से ही होगा या प्रोपोर्शन में दोनों से, प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड, अच्छा देखो इसके दो आंसर हैं। एक आंसर तो ये है कि एक इंश्योरेंस होते समय ही 4 कंपनियां, जैसे हमारे लोन होते हैं ना, कंसोर्टियम लोन, तो पता लगा 15,000 करोड़ का किसी ने इंश्योरेंस कराया तो 4 कंपनियों ने मिल के करा, तो जिस रेशियो में करेंगे वो वहां मिलेगा। दूसरा केस ये है कि कई कंपनियों ने किया है, तो जो पहली कंपनी कंपनसेट करेगी उसको, और उसको मालूम होता है कि और कंपनियां तो वहां से कंपनसेट करेंगी, वहां से लेंगी। एक बात और है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो उसमें पुरानी पॉलिसी का जिक्र पूछा जाता है, इसका रीजन यही है। पर वो एजेंट क्या करता है, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं कर देता, वहां पे फंस जाते हैं फिर आप। अगर उन्हें पता लगता है कि और पॉलिसी भी है इनकी, तो वो ये एक कंपनसेशन का जो क्लॉज होता है वाला, वो आ जाता है, ठीक है। चलो चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। इसके लिए जो हमारी जनरल क्लास हुई थी उसमें बहुत बड़ी चर्चा करी थी, लेकिन अब थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही है हमको, तो थ्योरेटिकल हम इसको पढ़ते हैं। देखिए तो क्या बोलता है, देखो, इंश्योरेंस इज क्लासिफाइड इनटू लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ। Life insurance aims at providing financial security to individual or their dependent and their dependent. Life insurance deals with the insurance of individuals, एक बंदों का होता है, ग्रुप्स का, ग्रुप्स के बंदों का, और पेंशन प्लान, ये तीन चीजें लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है, ठीक है। द रिस्क कवर्ड हेयर इज, क्या होता है, डेथ होता है, ठीक है, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी होता है, अगर किस केस में, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में तो ये भी होता है। एन्युटी, एन्युटी मतलब क्या होता है, एक तरह से पेंशन प्लान को बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ओल्ड पर्सन विद नो अर्निंग, जो पेंशन प्लान होता है उसमें जिसकी कोई अर्निंग नहीं है, टू मीट देयर, उनके लिए क्या है, वो एक रेगुलर पेंशन टाइप में मिलता है। सो द रिस्क कवर्ड हेयर इज सर्वाइवल, कि जिंदा रहने का। नॉन लाइफ इंश्योरेंस रेफर्स टू द प्रॉपर्टी, लायबिलिटी और मिसलिनियस इंश्योरेंस।
हाँ, हम बात कर रहे थे अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। क्या बेसिक डिफरेंस है? तो रिस्क नेमली जो डेथ वाला मामला है वो लाइफ के लिए है। बस ये ध्यान रखना, एनिमल की डेथ जो है जनरल इंश्योरेंस में आती है। द ओनली अनसर्टेनिटी इन विच विल टेक प्लेस वेयर इन जनरल इंश्योरेंस द इंश्योर्ड इवेंट मे और मे नॉट टेक प्लेस। अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाइल, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ वाले में क्या है, लॉन्ग टर्म है, मतलब होता है ना 20-25 साल की। और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, हर वन वन ईयर में रिन्यू होता है। देखो, it is difficult to determine the economic or financial value of life, whereas the financial value, देखो टर्म इंश्योरेंस में तो आप बता सकते हैं कि भैया 5 लाख की गाड़ी नुकसान हो गया, उसमें 4 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख का सामान ही बचा हुआ। लेकिन लाइफ में कोई वो नहीं, तो जितने का कराएंगे उस हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद वो कहने लगे नहीं ये तो 4 लाख की लाइफ थी इसकी। ठीक है, आगे अंडर जनरल पॉलिसी अच्छा, आगे द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। देखो फिर आगे लाइन, मैं इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो समझ लीजिए, ये फंसाने वाली बातों पे, ये जो टेक्स्ट बुक की रीडिंग का मतलब है, इसमें जहाँ पे फंसाने वाले पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये कहानी याद आती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, जो मैं कहानी कह रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आती है कि हाँ ऐसी बात हुई थी हमारी। ठीक है, चलो चलो बच्चों आगे आ जाओ, जो लोग अभी टाइप कर रहे हैं। द जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, दोबारा आ गया यहाँ पे, where the exact value of loss is reimbursed, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बीइंग एन एक्सेप्शन। अब देखो, पर्सनल एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है, जिसको हम टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं, वो एक एक्सेप्शन है, बाकी सब चीज़ों में असर्टेंट होता है। द प्रीमियम चार्ज अंडर लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द मॉर्टेलिटी टेबल। अब देखो मॉर्टेलिटी टेबल का मतलब है कि भैया जो 12 साल का बच्चा होगा वो, जो 18 का होगा वो, 40 का, 60 का, तो सबका मॉर्टेलिटी रेट। अब 60+ में क्या होता है, तो मैं बात कर रहा था कि अगर जो ये मॉर्टेलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, तो उसी की टेबल से आपकी प्रीमियम तय होती है। जबकि जर्नल इंश्योरेंस में क्या होता है कि लॉस का एक्सपीरियंस, अब लॉस का एक्सपीरियंस मतलब जो एकदम न्यू व्हीकल होगा उसका अलग तरह से होगा, 5 साल पुरानी व्हीकल का अलग होगा, 20 साल पुरानी व्हीकल का अलग होगा। ठीक है, और क्या है, प्रोबेबल रिस्क फैक्टर। देखो ये 3 चीजें हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, तो पहला पॉइंट ये लिखेगा पास्ट लॉस एक्सपीरियंस। अब पास्ट लॉस से कि उन्होंने एक आइडिया लगाया, एक सर्वे किया हमारे इंडिया में पिछले 10 साल में, 2 साल के अंदर जो गाड़ियां होती हैं उनके एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हुए, तो वो लॉस एक्सपीरियंस हो गया। प्रोबेबिलिटी निकाली, रिस्क फैक्टर, और फिक्स टैरिफ प्लान। फिक्स टैरिफ प्लान का मतलब बिल्कुल फिक्स है, 5 लाख पे इतना। अब चाहे वो राम कराए या श्याम कराए, 5 लाख की गाड़ी का इतना, उसकी पर्सनल इनकम से कोई मतलब नहीं। जबकि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में इन सब चीजों का कंसिडरेशन आता है। ठीक है, तो अब जो है ये जो होता है एक बहुत मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन है लाइफ और जनरल का। लेकिन जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, तो वो 6 तरह के आए। क्या है देखो, लाइफ, हेल्थ, ट्रेवल, मोटर, प्रॉपर्टी। लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट देखो, ये मैं अब देखो बिल्कुल वही चीज है, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट और टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप उस दिन क्लास में थे तो आप बिल्कुल जान सकते हैं, नहीं तो आप पुराने वीडियो से देखिए। ठीक है, टर्म एश्योरेंस प्लान में क्या है देखो, नेचर ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या बोलता है, फर्निशेस प्रोटेक्शन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, इट टर्मिनेट्स विद नो मैच्योरिटी वैल्यू। पहला पॉइंट है, बताया था मैंने। द फेस अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज पेबल ओनली इफ इंश्योर्ड डेथ अकर्स, या डेथ के अलावा कभी कभी होता है, मैंने बताया था टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी पे किसी किसी क्लॉज में होता है। डेथ नहीं भी हुई लेकिन टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई तो 50% पेमेंट हो गया, ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टर्म नथिंग इज पेड इन केस ऑफ सर्वाइव, जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले इंश्योरेंस जो कराते हैं सबसे पहले पूछते हैं हमें मिलेगा क्या, अगर हम नहीं मरे तो हमें मिलेगा क्या, ऐसे पूछते हो। ठीक है, issued for a short period but customarily provides protection for at least a set of number of years। कैसे, जो कौन सी है, इस मामले में होते हैं सच एज 10 और 20 ईयर,
और ए स्टिपुलेटेड एज सच है, तो उसमें क्या एक फाइनल ईयर उसमें वो मान ली कि भैया ये जो पॉलिसी हम देंगे या तो उसकी टेन्योर होगा 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, या ऐसे होगा कि भाई जैसी 65 साल तक का हम इंश्योरेंस करते हैं या 70 साल का हम करते हैं, जैसे केसीसी में 70 साल लेते हैं शायद, ठीक है। इट इज मोर कंपेरेबल टू प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देन टू एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। Initial premium rates are low as compared to the life product because the premium product, अब देखो क्या बोला, देखो कहता है जो इनिशियल प्रीमियम होती है रेट्स उसके लो होते हैं, किसने, तब मैंने ये सब बताया था उस चार्ट में, आप जाके देखें तो सब बताया था मैंने, ठीक। आगे क्या है, यूसेस एंड लिमिटेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जो विद लो इनकम और हाई इंश्योर्ड नीड वाले होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे इंडिया में हर रिक्शे वाले का, हर रेहड़ी वाले का, हर बैलगाड़ी प्लग कार्ड चलाने वाले का, हर छोटे काम वाले का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस हो जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रोजगार से खुश रह सकता है। क्यों, उसको पता है अगर हमारी डेथ हो गई तो हमारे बाद मेरा परिवार इस तरह से चला। आपने देखा होगा गांव में, शहर में, आपके जानने वालों में, अगर कोई एक जो कमाने वाला था उसकी डेथ हो जाती है, पूरा परिवार बिल्कुल डेटोरेट हो जाता है, बहुत नुकसान होता है उसको। टू इंडिविजुअल्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ कैरियर्स और हु स्टार्टेड न्यू बिजनेस, अब किन के लिए है, अब बोलता है टू इंडिविजुअल्स, जो नए नए इंडिविजुअल्स है, एट द थ्रेशोल्ड ऑफ कैरियर और हु मतलब थ्रेशोल्ड ऑफ एरिया मतलब बिल्कुल अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हैं, और हु स्टार्टेड न्यू बिजनेस, टू इंडेम्निटी बिजनेस ऑफ डेथ ऑन द डेथ ऑफ द की एम्प्लॉय। अब देखो एक की एम्प्लॉय में मेरे को याद आया, की एम्प्लॉय कौन होता है, मान लिया 5 भाई हैं, 5 भाई में से पूरे बिजनेस की प्लानिंग एक करता है, उसको की बोलेंगे। या एक बहुत बड़ी कंपनी है या एक छोटी भी कंपनी है, 10 लोगों की कंपनी है, उसका मालिक कोई है, लेकिन उस कंपनी में एक वर्कर ऐसा जिसकी वजह से वो कंपनी चलती है, तो उसको की एम्प्लॉय बोलते हैं। सप्लीमेंट टू एन एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम ड्यूरिंग द चाइल्ड रियरिंग पीरियड। अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड रियरिंग पीरियड एक होता है 7 साल से पहले का, क्या करते हैं हम लोग, बच्चों का इंश्योरेंस नहीं होता। 7 साल तक क्या होता है, माना जाता है कि 7 साल तक डिजीज प्रोन होता है, कोई भी वो हो सकती है उसको, तो उसके लिए क्या है 7 साल के ऊपर प्लस में ही इंश्योरेंस करते हैं। कैन बी यूजफुल एज ए हेज अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस ऑलरेडी सस्टेन फॉर इंश्योरिंग दैट द मॉर्गेज एंड अदर लोन्स आर पेड ऑन द डेटर इंश्योर्ड। अब उसमें क्या है, ये भी होता है कि भैया जब डेथ हो जाए तो जो भी हमारा जो गिरवी गिरवी रखा हुआ उसकी छूट हो जाए, या हमने जो लोन लिया था उसका पेमेंट हम कर पाए। नेचुरल फॉर ऑल सिचुएशन दैट कॉल फॉर टेम्परेरी इनकम प्रोटेक्शन नीड, इट कैन बी बेसिस ऑफ द वंस परमानेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम थ्रू सो कॉल्ड बाई टर्म एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस। देखो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, बाई टर्म इंश्योरेंस एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस, BTID। उस दिन मैंने बताया था कि अपनी पॉलिसी सब प्री मेच्योर करा लीजिए और ये काम कर लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और जो आपका डिफरेंस है उसको इन्वेस्ट करिए। अरेंजमेंट, द होप इज दैट द टर्म प्लस द सेपरेट इन्वेस्टमेंट विल आउट परफॉर्म द कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो जो मैंने उस पिछली क्लास में आपको बताया था बिल्कुल साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जिसने पिछली क्लास में ली थी और ये बात याद आ रही है यस लिखना, तो पिछली क्लास ली थी और ये मेरी ये बात याद आ रही है कि मैंने ये कहा था कि अपनी पॉलिसीज को प्री मेच्योर वगैरह कर लीजिए। किसी को याद नहीं आ रही? जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, एग्जाम आ रहा है और आपको पता है कि जब एग्जाम होता है तो उसके एक हफ्ते में हम वीडियो के सारे वीडियो खोल देते हैं और फिर हमें एग्जाम के दिन मैसेज आता है कि सर हमने कुछ नहीं करा और बस आपके वीडियो देखे थे, रात को पास हो गए। एग्जाम के दिन हम 7-8 घंटे की क्लास में लेता हूँ, जिस दिन एग्जाम होता है उसमें से ही 20-25 क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं। चलो 2-3 लोगों को याद है, गुड।
मुझे बड़ी खुशी है, 2-3 लोगों को याद है। चलिए, अब आता होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द नेचर ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस, इस क्लास को लेने के बाद आप जो IRDAI वाला सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसे देंगे तो भी पास हो जाते हैं, ठीक है। क्या बात है। होल लाइफ इंश्योरेंस इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर ओवर वंस एंटायर लाइफ, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मुझे इंश्योरेंस चाहिए। It provide for the payment of the face amount upon the insured death regardless when death अगर है तो उसने लाइफ मान लिया, उसने कहा जब तक मैं, जिस दिन भी मैं मरूं, अगर मैं 200 साल में भी जाके मरूं तो भी 5 लाख रुपए मुझे मिल जाए, ठीक है। मुझे मतलब आपके परिवार को। Universal life policies can function as a whole life insurance if they have sufficient cash value. The face amount payable under the whole life policy typically remains at the same level throughout the policy duration. अगर आपने कहा जी जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूं और जब भी मेरी डेथ हो तो मुझे मिल जाए, अब पता लगा आपने जब आप 20 साल के थे तब वो पॉलिसी ली और आप 80 साल में मर रहे हैं और आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, तो 80 साल में जाके आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। Although dividends are although dividends are often used to increase the total amount of paid on the, अब उसमें क्या है, डिविडेंड की बात आई, यानी कंपनी कभी कभी उसमें बढ़ा देती है, दया कर दी, चलो और ले लो, बहुत कम हो गया। In most policies, the gross premium also remains at the same level throughout the premium. अभी ये भी ये बात है, देखो आपने पॉलिसी ली होगी, वो जिंदगी भर वो पॉलिसी का प्रीमियम वही जाता है, लेकिन जब से GST आया है तब से तो भैया कुछ छोड़ा ही नहीं, सर्विस टैक्स से। आप पॉलिसी की प्रीमियम देते हैं 12,000, उसमें सर्विस टैक्स भी देते हैं, वो सरकार को जाता है सीधे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आ गया विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट। बिल्कुल अनूप पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी, लेकिन मजा तब है जैसे आपने वो एक अड्डा 24/7 में एक वीडियो देखा हो धांसू सर का, वो कहते 5,000 लाइक चाहिए, 5,000 लाइक, मैं यहाँ पे 5,000 के लिए आया हूँ, ऐसा हो ना तब। क्यों, आप इसमें जो है जो लाइव व्यूवर्स हैं वो बढ़ते जाएं तो हम भी कहेंगे 5,000 लाइक चाहिए तब आऊंगा मैं। चलो ठीक है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी हंसी खुशी भी हो जानी चाहिए क्लास में ना। अगर मैं रोबोट की तरह बोलता रहूं पूरी आधे घंटे पढ़ा के चले जाऊं तो मजा नहीं आएगा भाई। चलिए जी, विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट समझ लीजिए क्या है। मोस्ट होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर पार्टिसिपेटिंग, a significant proportion is non-participating बट विथ सम नॉन गारंटीड एलिमेंट। अब देखो क्या है, वो कहता है अधिकतर जो होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, सॉरी, वो पार्टिसिपेटिंग होती है, अभी सुन लीजिएगा पहले। और वो कहता है सिग्निफिकेंट पोर्शन इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, कुछ ऐसा ऐसा एक अच्छा अमाउंट होता है जो अच्छा हिस्सा होता है नॉन पार्टिसिपेट, बट विद सम नॉन गारंटीड एलिमेंट, कुछ नॉन गारंटीड एलिमेंट के साथ होता है। डिविडेंड्स एक्चुअली पेड मे एक्सीड इलस्ट्रेटेड डिविडेंड व्हेन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर हाई। इन इंडिया इट इज नोन एज विद एंड विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। अब देखो यहाँ मैं आप समझा रहा हूँ, विद में क्या होगा कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें भी शेयरिंग आपको देगा, कंपनी की प्रॉफिट में आपको मिल रहा है, जिसका नाम हम बोल रहे हैं डिविडेंड। तो विद वाली में क्या होगा, आपको डिविडेंड का जो जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका डिविडेंड भी मिलेगा, यानी जितना प्रॉमिस किया तो उससे ज्यादा मिल सकता है। और विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी में जो पहले कहा था वही मिलेगा भैया, एडिशनल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बताएं। एंडोमेंट, एंडोमेंट का नाम मैंने उस क्लास में लिया था, कोई बात नहीं फिर। अनलाइक द टर्म पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी प्रॉमिस नॉट ओनली टू पे द पॉलिसी फेस अमाउंट ऑन दैट ऑफ द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द फिक्स टर्म बट ऑल्सो पे द फुल फेस अमाउंट। अब मान लिया जैसे कहते हैं कि जब उसका वो हुआ पेमेंट हुआ तो उसने कहा कि नॉट ओनली पे द पॉलिसी फेस अमाउंट, अब आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, ठीक है, बट ऑल्सो पे फुल फेस अमाउंट एट द एंड ऑफ द टर्म इफ द इंश्योर सर्वाइव। तो अब वो जो है बीच में किसी की डेथ हुई तो वो 5 लाख, और नहीं भी हुई तो आखिरी में 5 लाख, प्लस जो उसके बेनिफिट हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है। एन एंडोमेंट पॉलिसी हैज द फॉलोइंग, अब क्या फीचर है, एंडोमेंट प्लान प्रॉमिस प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क इन द इवेंट ऑफ डेथ of the insured
ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म एज वेल एज इंश्योर्ड सम अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। यानी कुछ ऐसे फायदे हैं जो डेथ होने पर भी मिलेंगे और आप जिंदा रह गए तो भी मिलेंगे। ठीक है, in this type of policies maturity of the policy is usually chosen to the coincide with the retirement of the, अधिकतर क्या है रिटायरमेंट के समय पे रखी जाती है। क्यों? रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा, ये भी पैसा मिलेगा, आप आगे का जीवन जो है अच्छे करेंगे। दीज पॉलिसी आर इंश्योर्ड फॉर ए स्पेसिफिक टर्म चूजन बाय द प्रपोजर हु कैन, तो उसमें क्या है 10, 15 और 20-30 साल के लिए वो होती है। वेयर द ड्यूरेशन इज शॉर्ट द प्रीमियम इन्वॉल्व इज हायर। It is to be noted that whether the assured meets a premature death or not, the full amount of the policy has to be paid by the insurance company provided premiums have to be paid. यहाँ ये कह रहा है कि जो assured है अगर वो उसको प्री मेच्योर डेथ होती है और not the full amount of the policy has to be paid by the insurance company provided the premiums have been paid stipulated। तो यहाँ ये बोल रहा है it is to be noted that whether the assured meets a premature death or not, the full amount of policy has to be paid by the insurance company provided the premiums have been। अच्छा, यहाँ ये कह रहा है कि पूरे लाइफ में उसने जितनी प्रीमियम देनी थी उतनी तो नहीं करी, लेकिन स्टिपुलेटेड टाइम के हिसाब से करी है। उसको हर साल 12,000 देने थे तो देंगे, दी उसने। तो ऐसी में पूरा क्या है प्री मेच्योर डेथ में चाहे उसने पूरा प्रीमियम पेमेंट नहीं किया फ्यूचर वाला भी, तो भी उसको ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलो विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट यहाँ पे दोबारा आ गया, देखो फिर देख लेते हैं। दीज आर द पार्टिसिपेटिंग प्लान विच द पॉलिसी एंटाइटल्ड टू, तो प्रॉफिट और सरप्लस ऑफ द इंश्योर, इंश्योरेंस का मतलब कंपनी का। द सरप्लस इज डिटरमाइंड थ्रू द पीरियडिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। द सरप्लस इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बोनस के रूप में मिलता है और डिक्लेयर्ड आफ्टर सच ए रीवैल्यूएशन एंड इज पेड अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट। जो कॉन्ट्रैक्टेड मान ले 5 लाख की थी प्लस पतला 1 लाख आपको डिविडेंड मिलेगा, यानी मिले कितने 6, जिसको हम बोनस नाम देते हैं। इसका कहता है ना कि भैया 5 लाख तो मिलेगा मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। आप पूछते बोनस कितना मिलेगा, कह रहे ये भी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, वो कंपनी पे। दीज प्लान्स आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज अ मेजोरिटी ऑफ द देम परचेज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेविंग पर्पज। अब देखो मैंने बताया ना, लोग बहुत से लोग जो है इंडिया में क्या है लाइफ इंश्योरेंस सेविंग पर्पज के लिए लेते हैं। द प्रीमियम रेट चार्ज दीज पॉलिसीज आर हायर देन द विदाउट प्रॉफिट। तो क्या होता है प्रीमियम रेट जो होता है विद पॉलिसी वाले का ज्यादा होता है। भाई वो कह रहा है ना कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, तो प्रीमियम बढ़ा दिया उसने वहां पे। ठीक है, चलो विदाउट प्रॉफिट में नॉन पार्टिसिपेटिंग, अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था, डज नॉट रिसीव अ शेयर और सरप्लस ऑफ द इंश्योरेंस। द रेट, और उसकी रेट क्या होती है थोड़ी सी क्या होती है लोअर होती है, किससे देन प्रॉफिट पॉलिसी से। ठीक है, हाँ मनी बैक और कैश बैक ये बताया था मैंने। अंडर दिस प्लान सर्टेन परसेंट ऑफ द सम एश्योर्ड periodically are as survival benefit. On the expiry of term, the balance amount is paid as maturity value. The life risk may be covered for the full sum assured during the term of the policy irrespective of the survival। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एनवीटी का भी मैंने बता दिया था भैया, जिसने वो पिछली क्लास ली होगी उसे मजा आ रहा होगा, जिसने नहीं ली थी तो उन्हें लग रहा होगा ये बस बोले चले आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। अभी हमने ऑफ नहीं करी है, प्राइवेट नहीं करी है। 2-2 हजार लोगों ने देख लिया लेकिन प्राइवेट नहीं करी है हमने। व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स नो लॉन्गर गेट्स हिज सैलरी, किसमें जब रिटायर में सैलरी नहीं मिलेगी और नीड्स है रेगुलर इनकम उससे होती है। रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी आर पेड लमसम होती हैं विच आर ऑफन स्पेंड टू क्विकली, और आपको 10-20 लाख रुपए तुरंत खर्च कर लिया आपने। विद द रिजल्ट ऑफ द एम्प्लॉय फाइंड हिमसेल्फ विदाउट रेगुलर, और कोई नहीं होती विदाउट रेगुलर इनकम। पेंशन इज देयर फॉर एन आइडल मेथड फॉर रिटायरमेंट। तो अगर आप LIC की पेंशन प्लान ले रहे हैं, इससे अच्छा पेंशन प्लान दूसरा लो। ठीक है, LIC में तो इंश्योरेंस करो, इंश्योरेंस LIC का मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। बेनिफिट in the form of the regular income. It is wise to provide for old age when we have regular income during our earning period to take care of rainy days,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ड्यूरिंग ओल्ड एज फॉरवर्ड, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या है कि जो हमारा अर्निंग पीरियड होता है, अर्निंग पीरियड में हम इतना कमा लेते हैं कि हमारे जो रेनी डेज में वो काम आए। ठीक है। अच्छा, अब एनटीयू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू टाइप ऑफ एन्युटी, वैसे वहां पे भी आप एन्युटी का जो चैप्टर है सेकंड में वो भी पढ़ते हैं। तो एक तो इमीडिएट, इमीडिएट में क्या होता है, पेड इन लमसम इन वन इंस्टॉलमेंट ओनली। ठीक है। और डेफर्ड एन्युटी में क्या हो, कुछ परसेंट, जैसे यहाँ बोला हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल वही बात है कि वेस्टिंग डेट माने होता है जो डेट ड्यू है। उन्होंने बोला है कि हैज द ऑप्शन टू एनकैश वन थर्ड ऑफ द कॉर्पस। मान लिया उसका 25 लाख बना, तो उसका वन थर्ड या वन फिफ्थ ऑप्शन ले लिया तभी, और बाकी पे क्या होगा, पेंशन बन जाएगी। द बैलेंस अमाउंट जो टू थर्ड बचेगा उसकी क्या बन जाएगी, पेंशन बन जाएगी, और वो लास्ट में मिलती रहेगी जितने साल की बनी है। ठीक है। चलिए, ये भी हमने बात करी थी, कौन सी बात, ये वाली बात, कौन सी बात है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है इसमें, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन अलाउड इंश्योरेंस फैसिलिटी चॉइस द हाउ है। तो उसमें क्या, प्रीमियम्स का इन्वेस्टमेंट कैसा है उसमें डिसाइड कर, शेयर मार्केट टाइप में। द पॉलिसी विल प्रोवाइड द इंश्योर्ड विद अ चॉइस ऑफ फंड्स जहां वो करना चाहता है। वन ऑल्सो हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच, और वो जैसे मान लिया उसने कहा कि भैया इक्विटी में कर दो, कितना परसेंट, 50%, और 50% कर दो किसमें, डेट में कर दो। अब उसने क्या करा, ये स्विचिंग कर ली, कुछ उसने कहा यार 20% यहाँ कर लो, 25 या 75 यहाँ कर लो, तो स्विचिंग का ऑप्शन भी उसको मिल रहा है। ठीक है। और अगर इन बीच में, इन द इवेंट ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, द पॉलिसी विल प्रोवाइड द सम एश्योर्ड, जितने का मान लिया 5 लाख की करी है तो 5 लाख तो मिलेगा मिलेगा। और क्या बोलता है, सो दैट कैन टेक कंफर्ट इन नोइंग, और जो आपका यूलिप का जो बैलेंस बचा हुआ है, जो आपके शेयर मार्केट में जितने शेयर लगे वो वैल्यू और मिलेगी। रिस्क कवर अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ पेड अप वैल्यू, ये टॉपिक आप 15-20 मिनट, हाँ माही कैन जी यही बोलता, सबसे खराब पॉलिसी मनी बैग, मनी बैग पॉलिसी उनके लिए ठीक रहती है जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। ठीक है। और कितनी देर, लकी जी थोड़ी देर और बियर कर लीजिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ रहा है, इस न्यूमेरिकल को करते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है। मीनिंग ऑफ पेड अप वैल्यू, आफ्टर प्रीमियम पेड फॉर ए सर्टेन। अब देखो यहाँ पे एक क्लॉज निकल के आ रहा है कि अगर मैं प्री मेच्योर लेना चाहूँ, उस दिन एक क्वेश्चन आया था हमारे उसमें क्लास के दौरान कि हमने 10 साल प्रीमियम दे दी और 20 साल की पॉलिसी थी, तो कितना पेमेंट मिलेगा। ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं पेड अप वैल्यू, जिसको हम सरेंडर वैल्यू भी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात आ रही है, सुन लीजिए, सरेंडर वैल्यू। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं तो कौन सा चार्ज लगाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाले आपकी एग्जाम में मिलेगा, आप आंसर दीजिए। दूसरा, सरेंडर वैल्यू की बात मैं कर रहा था, उसने बोला आफ्टर प्रीमियम्स आर पेड इन सर्टेन डिफाइंड पीरियड और बियॉन्ड इट, और बियॉन्ड इफ सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स आर नॉट पेड, यानी कुछ समय दे दी और कुछ रह गई। सम एश्योर्ड इज रेड्यूस्ड, अब आपको जो मिलना था वो तो मिलेगा नहीं। आपने कहा साहब मैंने 5 लाख का कराया था और 20 साल की प्रीमियम देनी थी, और आपने दी 10 साल और उसके बाद दी नहीं, तो उतना नहीं मिलेगा ना। विच bears the same ratio to the full sum assured as the number of premiums actually paid bears to the total number of originally stipulated। तो उसने बोला है कि जितना एक्चुअली पेड किया है उसका और जितना आपने ओरिजिनली स्टिपुलेट था उसके रेशियो के हिसाब से मिलेगा। अब एग्जांपल है बहुत सिंपल, ये सीआईबी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जेआईबी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सरेंडर वैल्यू, तो इन्होंने आंसर दिया, सर असाइनमेंट बिल्कुल सही आंसर दिया जिन लोगों ने दिया हुआ है। और सरेंडर वैल्यू जो है, सरेंडर वैल्यू का दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी आप लोन देते हैं एलआईसी पॉलिसी के, तो आप वो कहते हैं भाई सरेंडर वैल्यू निकलवा के लाओ, कंपनी आपको क्या देने को तैयार है उसके अगेंस्ट उसका 95% तक एडवांस होता है। ठीक है। तो 1 लाख का इंश्योरेंस कराया आपने, सम एश्योर्ड कराया,
और टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम कितनी थी, 20 ईयर की थी, ठीक है, और 10 साल बाद डिफॉल्ट हो गया और द पॉलिसी एक्वायर्स द पेड अप वैल्यू ऑफ कितनी, 50,000। तो अब इसको हम करेंगे, क्या बोला देखो, इसने बोला पेड अप वैल्यू, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल, 10 दी 20, ठीक है, और कितने का पूरा प्रीमियम वो इंश्योरेंस था, 1 लाख का था। तो आपको पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा, आपने हाफ दी है, तो कितना करेगा, 50। अब बोलता आगे, दिस मीन्स दैट द पॉलिसी इज इफेक्टिव as before expect from the date of 11th premium was due, the sum assured was कितना निकला, 50 निकला इसकी जगह। अच्छा और आगे सुनना, to this sum assured bonus already vested before the policy lapse it is also, अब पता लगा कंपनी ने तब तक 35,000 का बोनस भी डिक्लेयर कर दिया था, तो जब तक थे आप, जब तक पेमेंट कर रहे थे तब तक का बोनस, और वो 1 लाख की जगह, तो 85,000 का पेमेंट आपको होगा। चलिए जी, थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं।